Hello students, welcome to another lecture on The Way of the World by William Congreve. In our previous lecture, part 1, we did the historical background and some biographical information about the author William Congreve. In the historical background, we did restoration of monarchy and how it impacted the English drama. We also did salient features of the comedy of manners. And thirdly, we had a look at the author William Congreve's literary career. We had an overview of that. In this part 2 of the lecture, we will be looking at the plot summary and how this is important, what is the significance of this play during restoration time, a restoration comedy, and how Congreve's exemplary use of the typical features of the comedy of manners are visible in this. Okay, so let's get started. The plot summary. Plot summary means कि what is the story line? कहानी क्या है? एक संक्षिप्त में कहानी क्या है? ये है Lady Wishfort. She's a character, very important character in this play. And this is another character. Her name is Millamant. This is another character. His name is Mirabell. And it so happens that this Lady Wishfort that you see here in the left side, she is a wealthy widow. इसका नाम है Lady Wish. बहुत पैसे वाली है. Wealthy widow. Wealthy means बहुत पैसे वाली है. Widow है, विधवा है. She is opposed to the match between her niece Millamant and Mirabell, a man who has previously flattered the aunt in order to secretly court the niece. इसका मतलब ये है कि लेडी विशफोर्ड जो है, ये विशफोर्ड इनका नाम है. लेडी एक टाइप का टाइटल होता है. बहुत पैसे वाले खानदान के जो होते हैं, एरिस्टोक्रेट शाही खानदान के, इंग्लैंड में इस टाइप की टाइटल होती है. तो इनकी जो नीस है, नीस माने भतीजी है, उसका नाम है मिलामेट. ये है. और ये मिराबेल जो व्यक्ति है, ये इनको पसंद करता है, मिलामेट को. लेकिन इसके करीब जाने के लिए मिराबेल ने लेडी विशफोर्ड का सहारा लिया. कैसे लिया? वो उसकी चापलूसी करते थे. मिराबेल लेडी विशफोर्ड की चापलूसी करते थे, जिसे लेडी विशफोर्ड ने समझा कि मिराबेल उनमें दिलचस्पी ले रहे हैं, रोमांटिकली. वो उनसे प्यार करते हैं. ही इज इन लव विद हर एंड ही हैज रोमांटिक इंटरेस्ट इन हर. सो शी थॉट दैट मिराबेल इज इन लव विद हर. लेकिन असलियत क्या थी, हकीकत क्या थी? ये जो मिराबेल है, ये इस आंटी के थ्रू मिलामेंट के नजदीक जाना चाहते थे, जो कि इन आंटी की नीस है, भतीजी है. तो जब इन्हें पता चला कि मिराबेल एक्चुअली मिलामेंट में इंटरेस्टेड है, तो जाहिर सी बात है, ये बहुत नाराज हो गई. शी वॉज वेरी एंग्री और इन्होंने अपना फैसला दे दिया कि मैं इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगी. मैं इनके अगेंस्ट हूं. मैं इनके अगेंस्ट हूं. ठीक है. अब ये पता कैसे चला लेडी विशफोर्ड को कि मिराबेल और मिलामेंट जो है, वो इन दोनों का कोई कनेक्शन है, इंटरेस्ट है, मिराबेल इसमें इंटरेस्टेड है? ये बात इनको कैसे पता चली विशफोर्ड को? इसमें आ जाती है एक और किरदार जिनका नाम है मिसेस मारवुड. ये मिसेस मारवुड जो है, इन्होंने जाकर इनको ये कानाफूसी की, इन्हें ये जानकारी दी लेडी विशफोर्ड को कि क्या तुम जानते हो कि मिराबेल मिलामेंट में इंटरेस्टेड है और इसी कारण से वो आपसे नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके थ्रू वो मिलामेंट के नजदीक जाना चाहते हैं.
अब ये सवाल उठता है कि मिसेस मारवुड ने ये क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि मिसेस मारवुड जो है वो मिराबेल से बदला लेना चाहती थी। मिसेस मारवुड मिराबेल से बदला लेना चाहती थी। रिवेंज, शी वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन मिराबेल। व्हाई? क्यों बदला लेना चाहती थी? इसलिए क्योंकि मिसेस मारवुड जो थी वो मिराबेल में इंटरेस्टेड थी, उन्हें मिराबेल पसंद थे और वो उनके नजदीक जाना चाहती थी और वो इस चीज के लिए काफी कोशिश भी कर रही थी। लेकिन जो मिराबेल है वो इनमें इंटरेस्ट नहीं था, उनका वो इंटरेस्टेड नहीं थे और वो इनसे दूरियां बना रहे थे, वो इनके पास नहीं जाना चाहते थे। तो छोटी सी सीधी सी बात है कि ये इनको प्यार इजहार कर रही हैं और ये कह रहे हैं नहीं नहीं मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ठीक है, तो इन्हें चोट पहुंच गई इस बात की और इन्होंने सोचा मैं मिराबेल को सबक सिखाऊंगी, मैं इनसे बदला लूंगी। और इसी के तहत इन्होंने ये जो पूरी कहानी ये इनकी जानकारी थी, जानती थी मिराबेल मिलामेंट में इंटरेस्टेड है, ये सारी कहानी जाके इन्होंने लेडी विशवॉर्ड को बता दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेडी विशवॉर्ड जो है शी थ्रेटन्स टू डिसइनहेरिट मिलामेंट ऑफ हर फॉर्च्यून इफ शी गेट्स मैरिड टू मिराबेल। तो लेडी विशफोर्ड जो है वो कहती हैं कि वो धमकी देती हैं किसको? मिलामेंट को। उनकी जो नीस है, भतीजी मिलामेंट है, उसको धमकी देती है कि मैं तुम्हें जायदाद, फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मीन्स जो जायदाद है की लेडी विशफोर्ड की, जिसमें से मिलामेंट का भी कुछ हिस्सा है, तो वो कहती है मैं जायदाद से तुम्हें बेदखल कर दूंगी अगर तुमने मिराबेल से शादी की। डिसइनहेरिट मतलब जायदाद से बेदखल करना। थ्रेटन मीन्स धमकी देना। फॉर्च्यून मीन्स उनकी जायदाद। मैरिड मीन्स शादी करना। ठीक है। In order to trap her into consenting to his marriage with Millamant, Mirabell hatches a plot with the aid of his servant Waitwell and Lady Wishwart's maid Foible, who have married recently. अब मिराबेल जो है वो एक तरकीब सोचते हैं। वो सोचते हैं मैं लेडी विशवॉर्ड को किसी तरह से एक जाल में फंसा लूं। ट्रैप, ये शब्द ट्रैप जो है ये है किसी जाल में फंसना। और क्यों फंसा लूं? क्योंकि उनकी रजामंदी नहीं मिल रही, कंसेंट नहीं मिल रहा, रजामंदी नहीं मिल रही। किस चीज के लिए? मैरिज के लिए। मैरिज विद मिलामेंट, मिलामेंट से शादी के लिए उनकी रजामंदी नहीं मिल रही। किसकी? लेडी विशवॉर्ड की। तो मिराबेल जो कहते हैं, सोचते हैं कि मैं इनको एक जाल में फंसा लूं ताकि वो जब फंसी हुई हो तो उनको मैं जोर जबरदस्ती से उनकी रजामंदी ले सकता हूं मिलामेंट से शादी करने के लिए। मिराबेल एक स्कीम बनाते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं। किसकी मदद से? एड, एड मतलब यहाँ पे मदद है। एड शब्द का अर्थ है मदद। सर्वेंट, उनका नौकर। नौकर कौन है इनका? मिराबेल का नौकर है जिसका नाम है वेट वेल। और लेडी विशफोर्ड की मेड है, नौकरानी है फॉइबल। तो वेटवेल जो मिराबेल का नौकर है और फॉइबल जो लेडी विशफोर्ड की नौकरानी है, दोनों ने शादी कर ली है कुछ दिनों पहले ही, कुछ टाइम पहले ही दोनों ने शादी कर ली है। और मिराबेल सोचते हैं मैं इन दोनों की मदद से एक ऐसा प्लान बनाऊंगा जिसमें मैं लेडी विशफोर्ड को फंसा दूंगा और उस प्लान में उससे निकलने के लिए लेडी फिशफोर्ड को अपनी रजामंदी देनी ही पड़ेगी। किस लिए? मिलामेंट से मिराबेल की शादी के लिए। ये देखो, ये वेटवेल एंड फॉइबल दोनों की शादी होगी। आगे बढ़ते हैं। वेटवेल जो है, ये वेटवेल disguises himself as Mirabel's uncle, Sir Roland, who supposedly hates his nephew and intends to disinherit him
by producing a son of his own. तो वेटवेल जो नौकर है मिराबेल के, वो डिस्गाइज करते हैं. डिस्गाइज मीन्स अपना वेश बदलना. He disguises himself as Mirabel's uncle. किसमें वेश बदलते हैं? वेटवेल जो नौकर है मिराबेल के, वो वेश बदल के मिराबेल के अंकल बन जाते हैं, जिनका नाम है सर रोलैंड. अब आप ये देखोगे, सर है रोलैंड है, सर है रोलैंड है ना. तो सर एक तरह का टाइटल था, एक टाइटल था सर. ये भी बहुत पैसे वाले शाही खानदान के लोगों को ही ये एक टाइटल मिलता था. इसके बारे में आप इंग्लिश कल्चर पढ़ सकते हो. रोलैंड जो है ये नाम है, ठीक है. जैसे सरनेम होता है, जैसे हमारे भी यहाँ पे सरनेम होता है मिस्टर सो एंड सो, तो फर्स्ट नेम तो इनका नहीं है, ये मिस्टर की तरह है. सर एक मिस्टर की तरह है, रोलैंड एक नाम है, सरनेम. तो वेटवेल जो सर्वेंट है मिराबेल के, वो वेश बदल के मिराबेल के अंकल बन जाते हैं सर रोलैंड, जो एक बहुत पैसे वाले इंसान है. और सर रोलैंड की पहचान क्या है कि भाई सर रोलैंड मिराबेल के अंकल है, वो मिराबेल से नफरत करते हैं. देखिए, हेट्स हिज नेफ्यू. नेफ्यू मीन्स भतीजा. और वो क्या चाहते हैं? इंटेंस. इंटेंस मीन्स उनका इरादा क्या है? उनका इरादा है डिसइनहेरिट करना. डिसइनहेरिट मतलब बेदखल करना. अभी देखो, हमने इससे पहले देखा कि लेडी विशवॉट धमकी देती है मिलामेंट को डिसइनहेरिट की, बेदखल करने की. किससे? जायदाद से. और यहाँ पे सर रोलैंड अपने नेफ्यू को, जो कि मिराबेल है, उसको बेदखल करना चाहते हैं अपनी इतनी विशाल जायदाद से. कैसे डिसइनहेरिट करेंगे? अब अगर इनका कोई बच्चा नहीं है तो सारी जायदाद तो मिराबेल के पास ही जाएगी. तो सर रोलैंड का इरादा है कि मैं शादी करके एक बेटा प्रोड्यूस करूं, जिससे कि मैं इसको जिससे कि वो बेटा मेरी जायदाद को इनहेरिट करेगा और मिराबेल को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सर रोलैंड मिराबेल से नफरत करते हैं. ये एक कहानी है सर रोलैंड के बारे में, जो कि ये मिराबेल की जो कॉन्स्पिरेसी है, जो षड्यंत्र है, जो प्लान है, उसके तहत है. क्योंकि सर रोलैंड असलियत में है वेटवेल. वेटवेल जो मिराबेल का नौकर है ना. ये सर रोलैंड का पिक्चर है. Fueled by her desire for revenge and encouraged by foible, Lady Wishforth accepts the addresses of Sir Roland. Fueled by her desire. तो लेडी विशवॉट जो है वो इस जाल में फंस जाती है. कैसे? क्योंकि उनके पास दो चीजें हैं यहाँ पे. पहली चीज ये है कि वो भी मिराबेल से बदला लेना चाहती है, और यहाँ आ जाते हैं सर रोलैंड, जो मिराबेल के अंकल है और मिराबेल से नफरत करते हैं और उसे अपनी जायदाद से बेदखल करना चाहते हैं. दूसरा कारण क्या है लेडी विशवॉट के पास? उनकी जो नौकरानी है फॉइबल, वो उन्हें प्रोत्साहित करती है कि अरे कितने अच्छे हैं सर रोलैंड, आप में इंटरेस्टेड है, आप कितनी अच्छी हैं, ये भी पैसे वाले हैं, आपका जीवन अच्छे से बीतेगा. तो इस तरह के प्रोत्साहन से लेडी विशवॉट को बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, और वो कहती है कि क्यों ना मैं सर रोलैंड का जो झुकाव है मेरे प्रति, क्यों ना मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लूं, कबूल कर लूं, क्योंकि इसमें कोई खराबी नहीं, इसमें मेरा फायदा ही फायदा है, और इसी के थ्रू उस मिराबेल को भी एक अच्छा सबक सिखा पाऊंगी मैं, है ना. तो एक्सेप्ट मीन्स कबूल करना. फ्यूल्ड बाय हर डिजायर मीन्स इच्छा, रिवेंज मीन्स बदला, एनकरेज्ड मीन्स प्रोत्साहन. फ्यूल्ड एक शब्द है जिसका मतलब, जैसे कि फ्यूल शब्द से डिराइव्ड है. फ्यूल मतलब किसी भी तरह का ऐसी चीज जिससे कि एनर्जी हमें मिलती है. जैसे आग है, जैसे आग के लिए हमें लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी और डालेंगे तो और आग भड़केगी. तो फ्यूल शब्द का मतलब है कुछ ऐसी चीज जिससे कि और आग भड़क सकती है या कोई चीज और बढ़ सकती है. तो यहाँ पे फ्यूल का यूज हुआ है कि डिजायर फॉर रिवेंज, मतलब कि किस कारण से रिवेंज जो बदला लेना चाहती है,
वो एक तरह का फ्यूल है, एक तरह की लकड़ी है, ठीक है, जिससे कि ये आग और भड़केगी। और लेडी विशवॉट सर रोलैंड से शादी करके और फिर मिराबेल को बेदखल हो जाएगा वो अपने जायदाद से भी, और मिराबेल को एक सबक भी मिल जाएगा। ये देखो, ये लेडी विशवॉट और ये सर रोलैंड। Mirabelle schemes to blackmail Lady Wishfort into agreeing to his match। तो मिराबेल जो है वो एक स्कीम बनाते हैं कि जब लेडी विशफोर्ड जाल में फंस जाएंगी तो मैं उनको ब्लैकमेल करूंगा। किस लिए? एग्रीइंग टू हिज मैच विद मिलामेंट, रजामंदी के लिए कि तुम मेरी मिलामेंट के साथ जो जोड़ा बन रहा है, मैच मतलब जोड़ा, मिलामेंट के साथ बन रहा है, वो उसमें तुम अपनी परमिशन दे दो। when she has been fooled into a bigamous marriage with a pretend aristocrat। और ये मिरेबल का स्कीम का हिस्सा है कि उसकी लेडी विशवॉट की नजर में सर रोलैंड एक बहुत खानदानी अमीर शाही खानदानी के पैसे वाले व्यक्ति हैं। उनसे शादी करके उसे उन्हें जब लेडी विशवॉट को पता चलेगा असलियत, तो वो बेवकूफ बन जाएंगी। मिराबेल चाहते हैं उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो उसे ब्लैकमेल भी कर पाएंगे क्योंकि हकीकत मिराबेल जानते हैं सर रोलैंड के बारे में। लेकिन अब आ जाती है फिर से मिसेस मारवुड पिक्चर में। बट मिसेस मारवुड कम्स टू नो ऑफ द प्लॉट एंड इन्फॉर्म्स लेडी विशफोर्ड सन इन लॉ फेनॉल विद whom she is having an affair। अब देखिए मिस मारवुड जो है कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पहले इन्होंने जाके मिराबेल और मिलामेंट के लव अफेयर के बारे में या इंटरेस्ट के बारे में या उनके मैच के बारे में लेडी विशफोर्ड को जानकारी दी। अब अब इन्हें फिर पता चल जाता है कि मिराबेल का क्या प्लान है। सर रोलैंड कौन है, वेटवेल कौन है, वेटवेल ही सर रोलैंड है। ये जानकारी मिसेस मारवुड को मिल जाती है और वो क्या करती हैं, वो लेडी विशफोर्ड के जो दामाद हैं, सन इन लॉ, दामाद, इनका नाम है फेनऑल। ये देखिए ये फेनऑल है, उनको जाके ये बता देती हैं। मिसेस मारवुड फेनॉल को क्यों बताएंगी? अब देखिए यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। मिसेस मारवुड जो है इनका लव अफेयर चल रहा है फेनॉल के साथ में, और इसीलिए जाकर ये पूरी जानकारी फेनॉल को दे देती हैं कि देखो लेडी विशफोर्ड की शादी करवाना चाहते हैं वेटवेल से, जो कि सर रोलैंड से, जो कि मिराबेल का सर्वेंट है, नौकर है, वेटवेल। तो मिसेस मारवुड जाके लेडी विशफोर्ड के दामाद फेनॉल को ये जानकारी दे देती है। In the meantime, as Mirabel and Millamant discuss the terms and conditions of their marriage, और इसी दौरान मिराबेल और मिलामेंट का मीटिंग होता है, की मीटिंग होती है, और दोनों अपनी शादी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ शर्तें जो हैं जिस पे मिराबेल और मिलामेंट एक दूसरे से शादी करने को तैयार हैं, इसका डिस्कशन हो रहा है। और ये है मिलामेंट, ये मिराबेल और ये है मिलामेंट, देखिए ये दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। उसी दौरान लेडी विशफोर्ड इन्फॉर्म्स हर नीस। जब ये दोनों डिस्कशन कर रहे हैं उसी के दौरान आगे पीछे थोड़ा सा लेडी विशफोर्ड अपनी नीस जो कि मिलामेंट है उसको जानकारी देती है कि उसे एक और कैरेक्टर आ गए हैं अब यहाँ पर, जिनका नाम है सर विल्फुल विटवुड। सर विल्फुल विटवुड जो कि लेडी विशफोर्ड के नेफ्यू हैं, इनके भतीजे हैं सर विल्फुल विटवुड, और ये गांव में रहते हैं, देखिए कंट्री में रहते हैं। तो वहां गांव से वो अभी अभी हालिया आए हैं जहां पे लेडी विशफोर्ड रहती हैं शहर में। और लेडी विशफोर्ड अपनी नीस, अपनी भतीजी मिलामेंट को जानकारी देती है कि तुम्हें मेरे भतीजे सर विल्फुल विटवुड के साथ शादी करनी पड़ेगी।
हो सकता है दूर के भतीजे हो, हैं तो सही उनके, जैसे आप भी हो सकता है ख्याल आए कि भाई भतीजी भतीजा दोनों शादी कर रहे हैं, मगर इंग्लिश सोसाइटी में कुछ चीजें अलग होती थी और हो सकता है ये दूर के रिश्तेदार, तो शादी कर सकते हैं। Lady Wishfort also receives a letter informing her of the trick played on her by Mirabel. अच्छा, इसी दौरान लेडी विशफोर्ड को एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में क्या लिखा है? उस चिट्ठी में लिखा है कि मिराबेल जो है लेडी विशफोर्ड के ऊपर एक ट्रिक प्ले कर रहा है, उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए उनके ऊपर एक चाल चली है। ये जानकारी इस चिट्ठी में होती है। Fainall, who is a reckless rake, gets Waitwell arrested and tries to blackmail Lady Wishfort with his knowledge of her daughter's scandalous affair with Mirabel before she got married to her. अब देखिए आगे क्या हो। ये है फेनॉल। फेनॉल बिल्कुल ही यूजलेस, बिल्कुल किसी काम के नहीं, बकवास इंसान है। और वो क्या करते हैं, जब मिसेस मार्वुड उन्हें जानकारी देती है मिराबेल के प्लान की, तो वो वेटवेल जो मिराबेल के सर्वेंट है और जो अभी वेश बदल के सर रोलैंड बने हुए हैं और लेडी विशफोर्ट में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो उसे अरेस्ट करवा देते हैं। कौन अरेस्ट करवा देता है किसको? फेनॉल वेटवेल को अरेस्ट करवा देते हैं। उसके साथ साथ वो लेडी विशफोर्ट को ब्लैकमेल भी करता है। कौन? फेनॉल, जो कि लेडी विशफोर्ट का दामाद है। कौन है फेनॉल? लेडी विशफोर्ट का दामाद। वो लेडी विशफोर्ट को ब्लैकमेल करता है। किस चीज से ब्लैकमेल करता है? एक जानकारी है उसके पास, फेनॉल के पास एक सीक्रेट है, और ये सीक्रेट से वो उसको ब्लैकमेल करना चाहता है। क्या है ये सीक्रेट? फेनॉल की जो वाइफ है, जो लेडी विशवॉर्ड की बेटी है, मिसेस फेनॉल, फेनॉल से शादी से पहले लेडी विशवॉर्ड की जो बेटी है उसका मिराबेल के साथ अफेयर था। अब ये बहुत बड़ा स्कैंडलस अफेयर है, स्कैंडल है बहुत बड़ा, कि भाई शादी से पहले मिराबेल का अफेयर था मिसेस फेनहॉल से, जो लेडी विशवॉर्ड की डॉटर है। और ये जानकारी जो है लेडी विशवॉर्ड को पता नहीं है, लेकिन फेनॉल को पता है, और वो उनसे ब्लैकमेल करना चाहता है, क्योंकि समाज में बड़ी बदनामी होगी अगर ये बात बाहर निकल गई कि शादी से पहले उनका अफेयर था मिराबेल से। ठीक है, तो फेनॉल सोचते हैं मैं इस सीक्रेट से लेडी विशवॉर्ड को ब्लैकमेल कर सकता हूँ। ये देखिए, ये है मिराबेल और मिसेस फेनॉल, शादी से पहले इनका अफेयर था। Finding, he asks her to transfer all her fortune, her daughter's estate and half of Milliman's inheritance to him. अब फेनॉल जो है वो चाहते हैं, लेडी फिशफोर्ड को कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये सीक्रेट समाज में सबको बता दूंगा। तो क्या है उनकी, क्या बात है जो लेडी विशफोर्ड को मनवाना चाहते हैं? ट्रांसफर ऑल हर फॉर्च्यून। ट्रांसफर मतलब सारी जायदाद लेडी विशफोर्ड की, जो वो अपनी बेटी के नाम करना, जो भी उनकी बेटी का हिस्सा है उनकी जायदाद में, और उसमें से जो आधा हिस्सा मिलामेंट उनकी भतीजी का है, दोनों पार्ट अपनी बेटी और भतीजी का लेडी फिशफोर्ड अपनी जायदाद से फेनॉल के नाम कर दे। ये चाहते हैं ये फेनॉल। Finding herself in a crisis, Lady Wishfort appeals to Mirabel and promises to let him marry Millamant if he rescues her from social disgrace and enforced poverty. अब लेडी विशफोर्ड बड़ी टेंशन में आ जाती है, ये बड़ी दुविधा है। क्राइसिस मतलब एक दुविधा। लेडी विशफोर्ड अपील करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं, विनती करती हैं किसको? मिराबेल को, और उनको प्रॉमिस करती हैं, वादा करती हैं कि मैं तुम्हें मिलामेंट से शादी करने दूंगी अगर तुम मुझे इस पेचीदा सिचुएशन से बचाओ, रेस्क्यू, बचाना। सोशल डिस्ग्रेस, बदनामी, सोशल डिस्ग्रेस मींस बदनामी, एंड एनफोर्स पॉवर्टी, और गरीबी, क्योंकि अगर ये सब कुछ अपनी जायदाद फेनहॉल के नाम कर देंगी
तो ऑब्वियसली ये गरीब हो ही जाएंगे, इनके पास तो कुछ बचेगा नहीं। तो ये जाती है, इस ऐसी सिचुएशन में ये मिराबेल के पास जाती है। At this point, Mirabel reveals that before her marriage to Fainall, Mrs. Fainall had made him her trustee so that her husband could not lay hands on her fortune. अब इस पॉइंट पर मिराबेल एक सीक्रेट बताते हैं। क्या है वो सीक्रेट? रिवील्स मीन्स उजागर करते हैं। क्या करते हैं? बिफोर हर मैरिज टू फेन हॉल से शादी से पहले मिसेस फेनॉल जो है हैड मेड हिम हर ट्रस्टी। मिसेस फेनॉल ने मिराबेल को अपना ट्रस्टी बना दिया था। उसका ये मतलब है कि अपनी जायदाद का किसा कोई भी हिस्सा किसी के नाम करने से पहले, चाहे वो आपका पति क्यों ना हो, हस्बैंड ही क्यों ना हो, फेनॉल ही क्यों ना हो, मिसेस फेनॉल को मिराबेल की परमिशन चाहिए। और ये ऐसा इसलिए किया गया था ताकि फेनॉल, जो मिसेस फेनॉल के हस्बैंड हैं, वो उनकी जायदाद को हड़प ना ले। तो ऐसे ये प्ले का अंत होता है। ये ये एक तरीका है जिससे मिराबेल उन्हें बचा लेते हैं। ऑफ कोर्स वो फेनॉल को इस सिचुएशन का फायदा नहीं उठाने देते हैं, क्योंकि वो फेनॉल को ही धमकी देते हैं कि अगर तुमने कुछ और गड़बड़ की तो मैं तुम्हें और तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। और इसी तरह से मिराबेल और मिलामेंट की शादी हो जाती है। ये मेन कपल है, हालांकि इसमें कपल बहुत सारे हैं इस कहानी में, लेकिन मेन कपल है मिराबेल और मिलामेंट। और ऐसे करके दोनों की शादी हो जाती है और इस प्ले का एक सुखी अंत होता है। अब हम देख लेते हैं इस प्ले का इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। पहली बात यह है, इट इज रिक्रिएशन ऑफ द इंग्लिश एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। इस प्ले में जो कहानी है, इसके थ्रू हमें जो अंग्रेजी शाही सोसाइटी थी, अमीर खानदान, अमीर लोगों की जो सोसाइटी थी, उसके बारे में काफी पता चलता है कि उनका जीवन शैली कैसी है। It is characterized by the standard features of restoration comedy of manners. अब अगेन हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया ही है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के बारे में। रेस्टोरेशन में जो काफी पॉपुलर थी, बहुत खास थी। तो इसमें इसके जो मेन फीचर्स हैं, एक स्टैंडर्ड फीचर्स हैं एक इसके कॉमेडी ऑफ मैनर्स के, वो क्या है? विटी रिपार्टी। विटी रिपार्टी होती है जवाब तलब, जो बड़ा मजाकिया अंदाज होता है, वो काफी है इस प्ले में। सेक्सुअल इंट्रीग्स एंड डिसेप्शन, षड्यंत्र बहुत है, धोखाधड़ी बहुत है। इंट्रीग मीन षड्यंत्र, डिसेप्शन मीन्स धोखाधड़ी। इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरजेनरेशनल का मतलब है पीढ़ियों के बीच में जो रस्सी जो झगड़ा है, दो पीढ़ियों के बीच में। तो हमें दिख ही रहा है लेडी विशवॉट की पीढ़ी और ये यंगस्टर्स की पीढ़ी, जैसे मिराबेल मिलामेंट है। अब मर्सनरी एटीट्यूड टू रिलेशनशिप, इसका मतलब ये है कि रिश्तों को लेकर कैसा इनका इनका कैसा रवैया है। देखिए, एक इंसान किसी एक के साथ नहीं है, कितने लोगों के साथ अफेयर चल रहे हैं, और इस सब को लेकर ये कितने नॉर्मल है, इस बात को कितना नॉर्मल माना जाता है। इसमें हमें ये भी दिखता है विलियम कॉनग्रीव ने काफी अच्छी कोशिश की है, और डेलिकेट बैलेंस बिटवीन हार्श सिनिसिज्म एंड टेम सेंटिमेंटालिटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनकी पूरी कोशिश रही है। इनके पहले जो रेस्टोरेशन कॉमेडी में इतना एक अश्लीलता आ गई थी, जो रेस्टोरेशन कॉमेडी के डोमिनेंट राइटर्स थे, ईथरिज, जॉर्ज ईथरिज और विलियम वाइचरली, जो हमने पिछले वीडियो में भी अपना डिस्कस किया है, इनका हार्श सिनिसिज्म, बहुत कड़क जो इनकी एक अप्रोच थी हर चीज के प्रति, वो, और टेम सेंटिमेंट और बड़ा शांत स्वभाव, इमोशनल चीजें जो बाद के जमाने में आई, सेंटिमेंटल कॉमेडी में आई, जिसके डोमिनेंट राइटर्स थे जॉर्ज फकवार और जॉन वैन ब्रुग। तो दोनों के जो स्टाइल्स हैं, दोनों के बीच में एक बैलेंस एक कॉन्क्रीव ने बनाया है अपने इस प्ले में। इसके अलावा इस
प्ले में कुछ स्टॉक कैरेक्टर्स हैं। स्टॉक मीन्स एक ऐसा कैरेक्टर जो कि जिसके कुछ स्टैंडर्ड फीचर्स हैं, जैसे कंट्री बम्पकिन कि गांव से आया हुआ इंसान। सिटी रेक, सिटी रेक मतलब शहरी बहुत तेज तर्रार इंसान। इंटेलिजेंट हीरोइन, हीरोइन जो काफी इंटेलिजेंट है। मिस्चीवियस सर्वेंट, सर्वेंट मीन जो काफी शैतान है। वेन एंड फूलिश डुआजर मतलब कि पैसे वाली अधेड़ उम्र की महिला है और काफी अपनी खूबसूरती में खोई रहती है और उनको लगता है हर कोई उनकी खूबसूरती के पीछे फिदा है उनके ऊपर, और जो वाकई में बहुत बेवकूफ है, फूलिश है। लाइट हार्टेड ह्यूमर मतलब कि इसका मतलब है हल्का फुल्का, ये एक हल्की फुल्की मजाक वाली कहानी है जिसका सिर्फ एक उद्देश्य है, एम्ड एट लाफ्टर रादर देन कंडेम्पशन। इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप हंसो, सिर्फ हंसने के लिए है। यहाँ पर कोई ज्ञान नहीं दे रहा, कोई नसीहत नहीं दे रहा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट है। टाइटल इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्ले, और जैसा कि टाइटल है इससे हमें पता चलता है इस प्ले का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। अ मैटर ऑफ फैक्ट जेंटली सटारिकल पिक्चर ऑफ अर्बन अपर क्लास इंग्लिश सोसाइटी ऑफ द डे। ये एक चित्र है, एक चित्र है, एक मजाकिया चित्र है, एक कटाक्ष है। किस पर है? अंग्रेजी सोसाइटी पे। शहरी, अर्बन मीन शहरी, अपर क्लास अमीर इंग्लिश सोसाइटी उस जमाने की, where personal alliances are made and marred by considerations of wealth and social status। जहां पे आपसी रिश्ते, पर्सनल अलायंसेस रिश्ते, आर मेड एंड मार्ड जो बनाए भी जाते हैं रिश्ते और बिगाड़े भी जाते हैं। किस चीज पे बनते हैं बिगड़ते हैं? सिर्फ दो चीजों पे, वेल्थ एंड सोशल स्टेटस। पैसा, वेल्थ मीन्स पैसा और सोशल स्टेटस मीन्स कि कितना उसका ओहदा है सोसाइटी में। तो ये दो चीजें हैं जिससे कि ये डिसाइड होता है कि हम रिश्ता किससे बनाएं और किससे बिगाड़ें। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस इस प्ले की, जो विलियम कॉन्ग्रीव ने बहुत ही खूबसूरती से दिखाई है। वेरी नाइसली ही हैज शोन, and it is a picture of the times. So this is something that is a compliment for William Congreve कि उन्होंने उन कितनी दक्षता से दो जमाने, जो एक ट्रांजिशन फेज हो रहा है, एक जमाना बदल रहा है, दो जमानों के बीच में ये प्ले आता है जिसमें उन्होंने दोनों जमानों के फीचर्स को बहुत खूबसूरती से, बहुत बढ़िया तरीके से बैलेंस किया है और इस तरह से पेश किया गया है। With this, we end this lecture where we have studied about the plot summary। हमने संक्षिप्त में इस कहानी को देखा है, और दूसरा हमने ये देखा है कि कैसे ये प्ले इतना इम्पोर्टेंट है और इसमें कॉन्ग्रीव ने ऐसा क्या किया है कि आज भी क्रिटिक्स इसे इतना पसंद करते हैं और इसे काफी यूनिवर्सिटी सिलेबस में पढ़ाने के लिए भी इंक्लूड किया जाता है। अपने अगले लेक्चर में हम आएंगे एक और एस्पेक्ट ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो लेक्चर। अगर आपके कोई सवाल है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड इन ड्यू टाइम आई विल गेट बैक टू यू। ऑल राइट, थैंक यू for watching this and I hope you enjoyed it.